मधु को आवाज़ देते हुए विवेक बैंक जाने के लिए तैयार हुआ। शाम को तैयार रहना, आज हम सब घूमने चलेंगे और रात का खाना भी बाहर ही खाएंगे। माँ तुम भी तैयार रहना। अरे मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर, तुम लोग चले जाना। नहीं, इस बार विवेक ने जोर देते हुए कहा, बस चलना है, कोई टाल मटोल नहीं। विवेक मालती का इकलौता बेटा था। जब वह करीब 10 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया। बड़ी मेहनत और संघर्ष से माँ ने उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। आज विवेक बैंक में अधिकारी था। समय से अच्छा रिश्ता मिल जाने पर विवेक का विवाह भी पिछले वर्ष कर दिया गया। घर में रहते रहते अब मालती का कहीं आने जाने का मन भी नहीं होता। जैसे रहने लगो वैसी आदत भी पड़ जाती है। लेकिन आज बेटे के कहने पर मन बना लिया। अब अपने मन को भी जाने के लिए तैयार कर लिया। शाम होने वाली थी। मालती हाथ मुंह धोकर कपड़ों की अलमारी के सामने खड़ी हो गई। जमाना हुआ ऐसे कहीं घूमने गए हुए, वो भी बेटा और बहू के साथ। शायद पहली बार जा रही थी। सोचा कोई अच्छी सी साड़ी पहन के जाऊंगी। सोचकर ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सामने ही उसको वह साड़ी दिख गई जो विवेक के पिता लेकर आए थे। कितना लड़ झगड़ के यह साड़ी ली थी उनसे कि इस बार मैं सिल्क की साड़ी ही लूँगी। एक ही बार पहनी थी, फिर अचानक विवेक के पिता नहीं रहे। उसके बाद तो जैसे सब कुछ उलट पुलट ही हो गया। साड़ी को कुछ देर सीने से लगाकर एक ठंडी सांस ली और बड़े शौक से साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई। एक बार उसे लगा स्वयं को देखकर कि मैं कितनी तीतर बीतर रहती हूँ घर पर। न जाने क्या सूझा कि हाथों में एक एक सोने की चूड़ी डाली, बालों में जूरा बनाकर हल्का सा मेकअप कर लिया। तभी विवेक की आवाज़ आई कि कितना देर कर रही हो मधु, जल्दी करो। अरे आज विवेक कब आ गया पता ही नहीं चला। तैयार होकर बाहर निकल ही रही थी कि मधु की आवाज़ आई, मैं तैयार हूँ, माँ को देखो तैयार हुई कि नहीं। मालती घर से बाहर निकलकर कार के पास खड़ी हो गई। मधु और विवेक दरवाजे में ताला लगाकर आ रहे थे कि मालती को आवाज़ सुनाई पड़ी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मधु ने धीरे से हंसते हुए विवेक से फुसफुसा कर कहा। आवाज़ के साथ उसका हंसता चेहरा देखकर मालती के सिर पर जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। विवेक ने मधु को घूरकर चुप रहने का इशारा किया। अनसुना बनकर किसी तरह मालती कार में बैठी। उसके उत्साह पर पानी फिर चुका था। सोच रही थी क्यों आ गई मैं इनके साथ में। आई तो क्या ज़रूरत थी ऐसे बन ठन कर आने की। पर मैं तो कुछ खास नहीं तैयार हुई। हाँ, साड़ी का रंग शायद ज़्यादा चटक हो गया होगा। अब मालती का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कुछ भी कहने से सबका मूड खराब हो जाता। खामोश रहते हुए मालती खिड़की के बाहर देखती रही। विवेक और मधु हंसी ठिठोली करते जा रहे थे। बीच में विवेक ने पूछा भी, क्या हुआ माँ, तुम चुप क्यों हो? तो मालती बोली, नहीं तो बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ तो कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन मालती के कान में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। किसी के भी मुंह से ऐसी बात कैसे निकल सकती है? मैंने तो कभी मधु के साथ बुरा व्यवहार भी नहीं किया। मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटी नहीं है तो बहू के साथ उसकी दोस्त बनकर रहूँगी और हम सभी ढेरों बातें भी करेंगे। लेकिन सिर्फ उसकी सोच से क्या होता है। घूमते हुए भी मालती गुमसुम रही। आज तक उसने अपने मन की बात कभी किसी से नहीं किया। होटल में किसी तरह खाना खाया और मन ही मन कुछ सोचती रही। फिर एक कठोर विचार के साथ वापस घर आई। घर पहुंचने के बाद
मालती ने सपाट आवाज में विवेक से कहा, रुको, तुम लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। तभी विवेक ने आश्चर्य से पूछा। मधु भी सुनकर एक पल के लिए रुकी, फिर जाने लगी। लेकिन मालती ने उससे भी कहा, मधु, तुम भी बैठो। माँ की ऐसी ठंडी आवाज़ सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए सोफे पर बैठ गए। ऐसी क्या खास बात है माँ? विवेक ने पूछा। अब मालती ने मधु की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी वह बात सुन ली थी जो तुमने मेरे लिए कहा। मधु का चेहरा सफ़ेद हो गया। विवेक ने कुछ बोलने का प्रयास किया तो मालती ने उसे बीच में ही रोक दिया। आज मैं कहूँगी, तुम लोग सुनोगे। मालती ने कहना शुरू किया, मैं बचपन में 4 बहनों में सबसे छोटी थी। पिता अकेले कमाने वाले थे। घर के खर्च और लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी में हम सब लोगों को अम्मा ने खूब दबा कर रखा। मैं बचपन से बहुत सजने संवरने की शौकीन थी, लेकिन अम्मा का कहना था, यह सब यहाँ नहीं, जब ससुराल जाना तो वहाँ खूब सजना संवरना। यह सब ब्याह के बाद ही अच्छा लगता है। वह जमाना भी ऐसा था। फिर शादी संयुक्त परिवार में हुआ। मायके में सबसे छोटी और यहाँ सबसे बड़ी बहू बनी। मेरी 3 प्यारी ननद थी। उन सबकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी। मैंने अपने मायके में यह परेशानी देखी थी, इसलिए अपने खर्चे काटकर इनके लिए पैसा जमा किया। शौक को आगे के लिए छोड़ दिया कि बस इतनी शादी निपटा के फिर देखेंगे कौन सा जीवन बीता जा रहा है। नंदों की शादी करके फुर्सत हुई। सोचा अब अपने लिए भी कुछ खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपनी शौक पूरी करेंगे। विधि का विधान देखो कि अचानक तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। मालती बिना सांस रोके लगातार बोलती जा रही थी। बस फिर सब खत्म हो गया। अब जीवन पार करने की जिम्मेदारी आ गई। तुम्हारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अब मुझे अकेले करना था। छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी और घर पर लौटकर ट्यूशन पढ़ाना, सिर्फ इतना बचा था। जिंदगी में अपने लिए कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। तुम सरकारी नौकरी में आए तो जैसे मैंने ज़िंदगी का इम्तहान पास कर लिया हो। तुमने बताया कि तुमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मैं और खुश हो गई कि चलो, यह अंतिम जिम्मेदारी भी मेरी ख़त्म हुई। अब मेरे आराम के दिन आए। इतने सालों में मैंने अपने को कभी याद ही नहीं किया। अपनी पसंद नापसंद, शौक़ कभी किसी को बताया ही नहीं। अपने कष्ट दुख सब अपने तक सीमित रखा। पर जब आज तुमने मुझे घूमने के लिए कहा तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। सोचा पहली बार तुम लोगों के साथ जा रही हूँ, बिना किसी चिंता के। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरा भी अब सुखी परिवार है। आज तुम्हारे पिताजी की याद आई। इतना कहकर मालती की आंखें डबडबा गई। मालती ने मधु की ओर देखकर कहा, बेटा, बस इसीलिए मैं बूढ़ी घोड़ी हूँ ना। मधु मालती से लिपटकर रोने लगी और बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैं कैसे अपने संस्कार भूल गई। विवेक भी माँ के पैरों में सिर रखकर बैठ गया। माँ, मुझे भी माफ़ कर दो। गलती मेरी थी। मैंने भी कभी मधु को आपके त्याग और संघर्ष की बात नहीं बताई। आज मालती अपना सारा दर्द निकाल कर शांत हो गई। किसी ने सच ही कहा है, एक माँ का दुख तब और बढ़ जाता है जब कोई अपना उसकी अंतरात्मा को शब्दों से छलनी कर देता है। अपने माँ का ख्याल रखिए, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते रहिए। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए।
हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।